नमस्कार। खेल खिलाड़ी कार्यक्रम देख रहे सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हैंडबॉल के नेशनल प्लेयर रह चुके श्री विनय कुमार शर्मा जी से। फिलहाल आप एक स्पोर्ट्स टीचर हैं और आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। आप स्पोर्ट्स टीचर हैं, जैसा कि मैंने बताया, तो हैंडबॉल के स्पोर्ट्स टीचर हैं। तो आपसे सबसे पहले सवाल उठता है कि आखिर हैंडबॉल है क्या और खेला कैसे जाता है? हैंडबॉल आप समझ सकते हैं जैसे फुटबॉल पैरों से खेला जाता है, जैसा कि नाम है। हैंडबॉल ये हाथ से खेला जाता है। बेसिकली ये शरीर के किसी भी हिस्से से खेली जा सकती है इसमें बॉल। बस इसमें भारत में ज़्यादातर ये आउटडोर ही खेला जाता है। इसका अगर हम ग्राउंड की बात करें तो इसका मेजरमेंट 20 मीटर वाइड होता है और 40 मीटर इसकी लेंथ होती है। इसमें जैसे फुटबॉल में गोल पोस्ट होता है, इसमें भी एक गोल पोस्ट होता है और इसके गोल पोस्ट की हाइट 2 मीटर होती है और इसकी जो लेंथ होती है वो 3 मीटर होती है। फिर इसके के रूप में लाइन होती है, जिसके बाहर अगर 6 मीटर पे कोई फाउल होता है तो 9 मीटर फाउल मिलता है। उसके बाद एक 7 मीटर पे पेनाल्टी होती है, फ्री शूट मिलता है। ये गेम सेंटर से स्टार्ट होता है। सेंटर पे दोनों टीमें अपने अपने हाफ में रहती हैं और बॉल जैसे ही थ्रो की जाती है फिर प्लेयर फ्री होता है इधर उधर आने के लिए। अगर इस गेम को हम स्टार्ट से शुरू करें तो 7 प्लेयर दोनों टीम में होते हैं और 7 प्लेयर रिजर्व में होते हैं, जो अपनी अपनी टीम की तरफ बाहर खड़े रहते हैं और रोटेशन से इसमें प्लेयर्स अंदर और बाहर जाते रहते हैं। रेफरी से उसके लिए परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती। इसमें अगर हम ग्राउंड पे खिलाड़ियों की फॉर्मेशन चेक करें तो इसमें राइट विंग में 2 प्लेयर, लेफ्ट विंग में 2 प्लेयर, एक प्लेयर आगे रहता है, एक प्लेयर पीछे रहता है, एक प्लेयर लाइन पे रहता है, एक मिडिल बैक में रहता है। गेम स्टार्ट होता है तो लाइन प्लेयर बॉल को थ्रो करता है, उसके बाद अपोजिट टीम के प्लेयर आपके गोल में आपके हाफ में आ सकते हैं और गेम रेगुलरली स्टार्ट हो जाता है। इसमें जो बेसिक नियम है, सबसे इंपॉर्टेंट नियम है 3 सेकेंड। इसमें बॉल 3 सेकंड से ज्यादा आप हाथ में नहीं रख सकते, क्योंकि बॉल को ड्रिबल, अगर 3 सेकंड होने जा रहा है तो आपको ड्रिबल करना पड़ेगा। अगर 3 सेकंड से ज्यादा फाउल हो जाता है। या 3 स्टेप, अगर बॉल हाथ में लेते हैं तो 3 स्टेप से ज्यादा बॉल को आपको थ्रो करना पड़ती है अपने प्लेयर्स को। उससे ज्यादा अगर हाथ में रखते हैं तो गेम फाउल हो जाता है। अच्छा, हाथ से मारने का कोई खास तरीका होता है या ऐसे ही हाथों से मार देते हैं? इसमें पास करते हैं, बॉल हाथों से पास की जाती है दूसरे को। चेस्ट पास, कई तरीके के पास होते हैं, चेस्ट पास या साइड पास या लोन पास। ये एक दूसरे को बॉल पास करते हुए खेलते हैं। अपोजिट टीम जो होती है वो उस पास को छीनने की कोशिश करती है। और बॉल को अगर हमें लेके चलना है तो उसको लेके दौड़ नहीं सकते, हम ड्रिबल करते हुए बॉल को छोड़ देते हैं एयर में। उसके बाद प्लेयर दौड़ता है तब बॉल को होल्ड कर सकता है, या हम दूसरे प्लेयर को पास करते हुए बॉल को आगे बढ़ाते हैं। तो हार जीत का क्या क्राइटेरिया होता है? किस तरह से हार जीत कैसे मानी जाती है? हाँ, एक टीम के प्लेयर 7 प्लेयर हैं, बॉल को लेके आगे जाते हैं और अपोनेंट टीम में गोल करते हैं। अपोनेंट टीम में गोल करने के लिए 6 मीटर के बाहर से ही आपको गोल करना होता है। बॉल को थ्रो करना पड़ता है हाथ से। वहां गोलकीपर होता है, केवल गोलकीपर पूरे गेम में ऐसा होता है जो अपने पैर से भी बॉल को मार सकता है, ग्राउंड को भी टच कर सकता है। अच्छा। अब हम यहाँ एक और स्किल इंपॉर्टेंट है कि जब हम गोल करते हैं तो 2 तरीके से करते हैं। पोजीशन से, जिसमें खड़े खड़े बॉल को आपके हाथ में आई 3 सेकंड से पहले आपने थ्रो कर दिया गोल के अंदर। दूसरा होता है जंपिंग पोजीशन। ज्यादातर हम जंपिंग पोजीशन में करते हैं कि 3 शॉट, जैसी बॉल हाथ में आई तो लेफ्ट पैर हमने जमीन पे मारा, दूसरी बार राइट पैर मारा, तीसरा पैर जमीन पे आने से पहले पहले हमें एयर में बॉल को शूट करना होता है। अच्छा। और अगर बॉल क्लियरली गोल पोस्ट की लाइन को क्लियर कर जाती है तो एक शूट कहलाता है, एक गोल कहलाता है। और हर गोल का एक पॉइंट होता है। जिस टीम के पॉइंट जितने ज्यादा होंगे वो जीतेगी। और फुटबॉल में 3 या 4 गोल होते हैं, लेकिन इसमें बहुत 40 या 50 गोलों की नंबर होते हैं, कि बहुत तेज खेले जाने वाला खेल है। और शायद सारे टीम गेम जितने भी हैं उनमें सबसे तेज खेले जाने वाला खेल है। अच्छा, अगर कोई बच्चा इसको कैरियर बनाना चाहता है और अगर खेल की बात करें 30 मिनट के 2 हाफ में ये खेल खेला जाता है। बीच में 10 या 15 मिनट का रेस्ट होता है और 16 सेकंड के 2 टाइम आउट भी होते हैं, जो भी किसी भी टीम के रेफरी 2 बार मैक्सिमम ले सकता है। अच्छा, खान पान बच्चों का किस तरह का होना चाहिए? अगर आपने कहा कि एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है इसमें और थोड़ी सी एज भी बड़ी होना चाहिए, छोटे बच्चे इसको नहीं खेल सकते, तो खान पान बच्चों का देना है, किस तरह से उनकी तैयारी कर सकते हैं हम? इसकी डाइट में
हमें ऐसे प्रोटीन ज़्यादा लेनी पड़ती है, क्योंकि मसल्स इसमें ज़्यादा मसल्स पावर की ज़रूरत होती है, और एनर्जी यानी कार्बोहाइड्रेट। हम ज़्यादातर हम लोग जब खेला करते थे तो आलू की चाट स्पेशली खाते थे सुबह सुबह, अच्छा। जिससे कि हाँ वो तुरंत एनर्जी में कन्वर्ट हो और हमें ग्राउंड पे खेलते समय एनर्जी मिल सके। किस तरह से बनेगी वो आलू की चाट? ऐसी डायरेक्ट आलू को खा लें? हाँ, हम लोग के समय आलू हाँ। हमारा फेवरेट हुआ करता है, हैंडबॉल में अच्छा। कहा भी जाता है कि आलू चाट ज्यादा खाई जाती है। अच्छा अच्छा। हाँ, फेवरेट होता है। आलू काटने के बाद वो नॉर्मली उसमें सॉस वगैरह डाल दिया, अच्छा अच्छा। और उसमें खा लिया, क्योंकि वो जब ग्राउंड पे खेलते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जल्दी हमारा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और हमें खेलते समय एनर्जी मिलती है। अच्छा, बच्चों के लिए कोई ऐसे हॉस्टल्स बने हैं, कोई कॉलेज ऐसे हैं कि जहां हम बच्चे को अपने भेज सकें? हाँ, साई के हॉस्टल्स हैं और अलग अलग स्टेडियम्स में हॉस्टल की व्यवस्था की गई है। लखनऊ में स्पोर्ट स्टेडियम है, वहाँ पर भी हॉस्टल है। और अगर हम खेलते हैं, खेलने के बाद इसके कैरियर को कई तरीके से हम आगे ले जा सकते हैं। नंबर 1 तो हमारा शरीर मजबूत होता है, मसल्स हमारी स्ट्रांग होती हैं, हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा फेफड़ों की ताकत से यूज होता है। चेस्ट की पावर से ही हम सारा ये पूरा खेल चेस्ट की पावर से ही खेलते हैं। इसके बाद अगर इसको हम कैरियर बनाना चाहें तो इसको कैरियर बनाने के लिए हम NIS पटियाला में जा सकते हैं, जहां पर नेशनल लेवल के कोच बनाए जाते हैं, या फिर BPED या MPED करके एक खेल टीचर के रूप में अपने कैरियर को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और शारीरिक रूप से मजबूत होने की वजह से हम अगर किसी भी फील्ड में जाते हैं तो हम वहां पर औरों से ज़्यादा सफल होते हैं। और सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग खेल कोटा है, जिसमें हैंडबॉल के प्लेयर्स को सिलेक्ट किया जाता है। क्रिकेट में उसमें आपके रेलवे में अलग से एक टीम है, हैंडबॉल की बैंक में अलग से टीम है, हर यूनिवर्सिटी के साथ में अपनी टीम होती है। खेल कोटे के अकॉर्डिंग वहाँ अलग अलग पोस्टें सुरक्षित हैं। अच्छा, हमारा ये गेम जो है ये ओलंपिक में भी पार्टिसिपेट करता है? जी हाँ, हमारा ये खेल ओलंपिक में पार्टिसिपेट करता है, एशियन गेम्स में है, कॉमनवेल्थ गेम में भी है। अच्छा। ये बेसिकली खेल यूरोप में बहुत याद से खेला जाता है, अर्जेंटीना, यूरोप वगैरह में, क्योंकि जिन देशों में टेम्परेचर ठंडा रहता है, वहाँ ये खेल, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावर से और बहुत ज़्यादा रनिंग इस गेम में होती है, तो वहाँ ज़्यादा कामयाब होते हैं। भारत एक गर्म देश है, इसीलिए इस खेल में उतनी स्पीड नहीं होती। तो आपने जो ये कैरियर चुना कि इस गेम में हमें जाना है, तो यही गेम आपने क्यों चुना? कुछ इसका कारण रहा या प्रेरणा कहीं से मिली? खेल की प्रेरणा तो बचपन से ही रही, क्योंकि मेरे पिताजी भी एक खेल शिक्षक थे और बचपन से खेलने को लेके प्रोत्साहित करते रहते थे। तो खेल मैंने अपना जो कैरियर स्टार्ट किया एज ए एथलीट स्टार्ट किया। रनिंग मेरी स्प्रिंट बहुत अच्छी थी, और उसके दौरान मुझे शौक लग गया जिम में जाने का। तो जिम में भी एक्सरसाइज करते थे, यानी कि शोल्डर मेरे पूरे मजबूत हो गए और रनिंग अच्छी थी, और इन दोनों स्किल्स की हैंडबॉल में जरूरत होती है जब यूनिवर्सिटी में गए, क्योंकि ये बेसिक 8th-9th लेवल पे उस समय मेरे समय नहीं खेला जाता था। जब यूनिवर्सिटी में गए तो इंट्रोड्यूस हुआ, हर खेल को जब खेलने लगे तो हैंडबॉल में देखा कि जो मेरी शोल्डर पावर है और जो मेरी रनिंग कैपेसिटी है वो इस खेल में मुझे बहुत आगे ले जाती थी। तो धीरे धीरे इंटरेस्ट होता चला गया और हम इस खेल में आगे बढ़ते चले गए। जी जी। इसके जी, एजुकेशन भी आपने साथ में ली होगी इसके, तो दोनों में कैसे सामंजस्य आपने पैदा किया कि पढ़ना भी है और खेलना भी है? कई बार आपका खेल ही आपका मोटिवेशन हो जाता है। अच्छा। हाँ, हम यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में जनरली लोग ग्रेजुएट करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, हमने मैक्सिमम टाइम स्पेंड किया कॉलेज में। मतलब हम चाहते थे कि कॉलेज, जब तक हमसे यूनिवर्सिटी ने मना नहीं किया कि अब आप नहीं पढ़ सकते, तब तक हम पढ़ते रहे, क्योंकि हमें खेलना होता था। तो आपने कहाँ तक पढ़ लिया? मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, इंग्लिश में, इकोनॉमिक्स में, MA फिजिकल एजुकेशन किया, BPED किया रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से ही, फिर MPED बाहर से किया। मतलब हम पढ़ते इसलिए रहे क्योंकि हमें खेलना था। अच्छा। क्योंकि कॉलेज के साथ आप अटैच रहते हैं तो आपको खेलने की सुविधाएं ज्यादा मिलती हैं, और खेल कोई भी कामयाबी तब होता है जब उसके साथ आप बैलेंस बना लेते हैं पढ़ाई की। स्पोर्ट्स की सबसे खास बात यह है कि आपका कंसंट्रेशन पावर, आइज हैंड कॉन्टैक्ट बहुत तेज होता है। यानी आप जितने समय भी पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं, क्योंकि आपको बचे हुए समय में खेलना होता है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि बच्चों का जब खेलने का टाइम होता है तब वो पढ़ने की चिंता करते हैं, और बेसिकली जब पढ़ने का टाइम होता है तब वो खेल के बारे में सोच रहे होते हैं। हम लोग ग्राउंड पर खेलते थे, खेलने के बाद हमें पता होती थी हमारे पास 2 घंटे हैं, 3 घंटे हैं, इन 3 घंटों में पढ़ाई पूरी कर लेनी है। तो मुझे लगता है मेरी पढ़ाई औरों से बेहतर हो जाती थी। मैंने MA इंग्लिश किया, MA इकोनॉमिक्स किया, फिर MA फिजिकल एजुकेशन किया, BPED किया, MPED किया।
अच्छे नंबरों से और उसके साथ खेलता रहा। मुझे लगता है कि हैंडबॉल या कोई भी खेल आपको पढ़ने में ज़्यादा मदद देता है अगर आप हेल्दी तरीके से उस खेल को खेलते हैं, डिसिप्लिन तरीके से खेलते हैं। और दूसरा, खेल आपको डिसिप्लिन सिखाता है। अगर लाइफ में डिसिप्लिन आ गया तो 80% काम आपके लाइफ का कंप्लीट हो गया। 20% पार्ट्स, और मैं ये मानता हूं कि जो 80% पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी इज डिसिप्लिन, रेस्ट 25% आप एजुकेशन से गेन कर सकते हैं। मीन्स सही कहा गया है कि स्पोर्ट्स मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो एक तो सबसे अच्छी बात आपने कही, जब तक यूनिवर्सिटी ने ये नहीं कहा कि आपकी पढ़ाई पूरी हो गई तब तक आप पढ़ते रहे, और इसलिए क्योंकि आपको गेम खेलना था। तो एक जुनून सा आपकी बात में दिखता है कि खेल को लेकर इतना जबरदस्त जुनून था। तो आज जिस आप संस्थान में जिस किसी में भी हैं, आप एक स्पोर्ट्स टीचर, तो अगर आप इस लाइन में नहीं जाते तो क्या आपको लगता है कि आप सफल नहीं होते? हाँ, यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगा। देखिए, जब आप अपने शौक को, अपने जुनून को अपना कैरियर बनाते हैं तो और लोगों में और आप में डिफरेंस जो मूलभूत होता है वो ये होता है कि आप अपने काम को एंजॉय कर रहे होते हैं। मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ जब मैं सुबह लगभग 4:30 बजे उठ जाता हूँ और मेरे जो शूज खुलते हैं वो रात में 9 बजे खुलते हैं, लेकिन मैं उस समय जितना भी काम करता हूँ, यानी कि खुद खेलना, और एक समय के बाद जब आपका शरीर पूरी तरह साथ नहीं देता तो बच्चों को खेलते हुए देखना और उनके साथ खेलना, मतलब मुझे लगता ही नहीं कि मेरी जॉब है। मैं अपने आप को एंजॉय कर रहा होता हूँ और उसके साथ साथ मेरी आजीविका भी चलती है, तो मैं इसे बरत तो नहीं कह सकता। सबसे बड़ा फायदा आपको खेल का यही होता है कि आप अगर उस खेल से जुड़े रह पाते हैं, आपका सौभाग्य है और आपको वही काम करने को मिलता है, तो आपको कभी भी नहीं लगता कि आप काम कर रहे हैं। आप अपने काम को एंजॉय करते हैं और जीवन में मुझे लगता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी सारी सफलताओं के। बहुत अच्छी बात बच्चे अगर हमारे सुन रहे होंगे कि काम को काम की तरह नहीं बल्कि एक एंजॉयमेंट समझना चाहिए, साथ में गेम तो है ही एंजॉय की चीज़। अच्छा, गेम के साथ सीधा संबंध जो है वो आपके स्वास्थ्य का है। तो आज आप जिस एज में हैं तो क्या आपको लगता है कि ज़्यादा स्वस्थ हैं और लोगों से? जी हाँ, मैं अपने बच्चों के साथ कंपटीशन करता हूं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप अपने एज से छोटे लोगों के साथ रहते हैं, आपका कंपटीशन भी छोटे लोगों के साथ होता है। तो हम जो अपनी फिजिकल फिटनेस आंकते हैं वो 18 वर्ष 19 वर्ष के बच्चों के साथ आंकते हैं। यानी कि आज भी अगर स्प्रिंट लगाना है तो 17-18 साल के बच्चों के साथ लगाते हैं। अगर जीत जाते हैं तो खुश हो जाते हैं, हार जाते हैं तो लगता है कैपेसिटी थोड़ी कम हो रही है। यानी कि जब हम अपने यहाँ कंपेयर करते हैं 50 ईयर्स के लोगों के साथ तो हम अपने आप को उनसे बहुत आगे खड़ा हुआ पाते हैं। और मुझे नहीं लगता कभी भी, मुझे याद नहीं है कि मैं पिछली बार कब डॉक्टर के पास गया था। कभी भी अगर जरूरत पड़ती है तो बीपी, शुगर, ये सब जांच करने के लोग कहते हैं, तो जांच करने की जो नौबत आती है तो मुझे लगता है मेरा सब कुछ नॉर्मल रहता है और ग्राउंड पे ही पता चल जाता है। कई बार ऐसा होता है जैसे सीजन वायरल का है, अभी 2 हफ्ते पहले मुझे बताया गया था आपको बुखार आ रहा है, घर पे चेक किया वायरल है, लेकिन रेगुलरली ग्राउंड पे जाने का शौक है, बच्चों के बीच में पहुंच गए, आपने दवाई ली, दिन भर खेले, तो वो सारी बीमारियां मैनेज हो जाती हैं। मुझे लगता है इम्यूनिटी सिस्टम ग्राउंड अपने आप सिखा देता है, ग्राउंड की मिट्टी आपको अपने आप इम्यून सिस्टम को आपके बढ़िया कर देती है। तो अगर हम कैरियर ना भी बनाएं तो फिर भी कोई एक ना एक गेम ऐसा होना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य से सीधा संबंध रखता हो। हाँ, अगर खेल आपके जीवन में है तो आप 3 चीजों से बचे रहते हैं। एक तो लाइफ आपकी डिसिप्लिन है, आपको मन लगाने के लिए उन साधनों का प्रयोग नहीं करना है जिन साधनों का प्रयोग कॉमन लोग करते हैं। मोबाइल से जुड़े रहते हैं, आपको मोबाइल से जुड़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप खिलाड़ी हैं तो कोई ना कोई खेल आप निकाल ही लेंगे। हम घर पे भी रहते हैं तो कुछ भी खेल लेते हैं, यानी किसी भी काम को करना कुछ नहीं है। अगर रास्ते में जा रहे हैं 2 लोग हैं तो हम कहते हैं चलिए अच्छा देखते हैं कि कौन पहले पहुंचता है। मतलब हर चीज खेल से जब जुड़ जाती है तो आपकी लाइफ बहुत इजी और आरामदायक हो जाती है। हमें कभी भी मोबाइल लेके बैठने की जरूरत नहीं पड़ी, मोबाइल को साथ रखने की जरूरत नहीं पड़ी, कभी भी विजुअल गेम खेलने की जरूरत नहीं हुई। प्रैक्टिकली हम ग्राउंड पे, नॉर्मली लोग दिन भर जब काम करते हैं तो कहते हैं थक गए हैं बैठ जाएं। हम लोगों के साथ उल्टा होता है, दिन भर काम करने के बाद जब लगता है बहुत थक गए हैं तो लगता है चलो एक गेम खेल लेते हैं, उसके बाद थकान उतर जाएगी और आधे घंटा गेम खेलने के बाद हम अपने आप को फ्रेश और इजी फील करते हैं। बहुत अच्छी बातें आपसे सुनने को मिल रही हैं कि ऐसा नहीं लग रहा कि सिर्फ एक स्पोर्ट्स टीचर बोल रहा है, बल्कि एक जीवन से संबंध रखने वाला, स्वास्थ्य अच्छा रखने वाले से एक पर्सन से मैं बात कर रही हूँ। अच्छा सर, ये जो कैरियर है अब जो आप कर रहे हैं इस वक्त, तो बच्चों के साथ आपने बताया कि आप खेलते हैं, तो जब बच्चे खेलते हैं तो उनको आप किस तरह से ट्रेनिंग देते हैं, किस तरह से मोटिवेट करते हैं? हाँ, जब बच्चों को हम सिखाते हैं तो उस समय बच्चों को ये महसूस नहीं होना चाहिए कि उनको कुछ सिखाया जा रहा है।
जनरल एक्टिविटी में हम उनको अलग तरीके से रनिंग कराते हैं, रनिंग के गेम करा दिए। शोल्डर की अगर मजबूती देनी है तो पुशअप्स लगवाए, लेकिन पुशअप्स ऐसे नहीं लगवाते कि आपकी शोल्डर की स्ट्रेंथ बढ़ रही है इससे। कोई भी गेम कर दिया, बोले ये गेम में जो जीतेगा वो 10 पुशअप लगाएगा, और 10 पुशअप लगा के जो है जल्दी आ जाएगा उसको गिफ्ट में पेन मिलेगा। तो बच्चे उस गेम के साथ करते जाते हैं। कई बार हमने हाथ में बॉल दे दी, बच्चों को पता ही नहीं कि ये गेम की स्किल नहीं सिखा रहे, उसके हाथ में बॉल दे दी और कहा ऊपर गिरने नहीं देना है, इसको अपने सिर से ऊपर ही बॉल को रखना है और हवा में उछालते हुए जाना है। और बच्चा लगातार एक दूसरे के कंपटीशन में 5-10 मिनट करते हुए जाते हैं और उनको पता ही नहीं चलता कि उनकी शोल्डर की मसल्स कहाँ स्ट्रांग हो गई हैं। और लाइफ के अगर 90% जो काम है या तो पैरों की स्ट्रेंथ से होते हैं या शोल्डर्स की स्ट्रेंथ से होते हैं। और अगर जीवन में ये दोनों मसल्स आपकी स्ट्रांग हो गई तो मुझे नहीं लगता है कि आपको कभी भी फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ेगी। और बच्चे में कॉन्फिडेंस लेवल जब फिजिकली फिट होता है तो कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप अपग्रेड हो जाता है। आपने कुछ बुक्स लिखी हैं मैंने सुना है, तो इतना सारा पढ़ने के बीच, खेलने के बीच आपको कैसे वक्त मिला कि आपने बुक्स भी लिखी हैं? जब मैंने हैंडबॉल खेला उसके बाद स्पोर्ट टीचर बना, यानी कि खेल कूद का प्रवक्ता बना। उसमें आपको पढ़ाना पड़ता है क्योंकि फिजिकल एजुकेशन 12th लेवल पे एक सब्जेक्ट के तौर पे भी है। जब आप वहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं तब आपको बेसिक प्रॉब्लम्स पता चलती है, क्योंकि आजकल लैंग्वेज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। आपको साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस पढ़ने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग उसकी लैंग्वेज समझना हो जाती है। यानी इंग्लिश की बुक इजी होती है और साइंस की बुक टफ होती है। साइंस टफ नहीं होती, लेकिन उसकी लैंग्वेज को समझना टफ होता है। ऐसे ही मैंने देखा फिजिकल एजुकेशन में भी था कि जितनी भी हैं फॉरेन राइटर्स की ज्यादातर किताबें लिखी हुई हैं। फिजिकल एजुकेशन समझना आसान है लेकिन उसकी लैंग्वेज टफ है, तो बच्चों में इंटरेस्ट नहीं आता था। इसलिए मैंने उन किताबों को पढ़ने के बाद, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी क्षेत्र हैं तो हमारी हिंदी भी स्ट्रांग होती है, तो पढ़ने के बाद इजी लैंग्वेज में उन किताबों को लिखा जिससे बच्चों तक रियल अप्रोच हो और बच्चे पढ़ पाएं। अच्छा, फिजिकल एजुकेशन के बारे में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि पढ़ाई के अलावा आप फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायो पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं, अकाउंट्स पढ़ते हैं, सो मेनी सब्जेक्ट्स। लेकिन जब भी आप ड्राइंग रूम में बैठ के बात कर रहे होते हैं तो इनमें से किसी सब्जेक्ट के बारे में कोई बात नहीं होती। बिल्कुल। लेकिन जितनी भी बातें हम रियल लाइफ में करते हैं, ऑल द सब्जेक्ट मटेरियल ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ये सारे शारीरिक शिक्षा के हिस्से हैं। यानी कि एक एडोलोसेंट एज में किशोर जो बच्चा है उसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको अगर हम स्टडी करेंगे तो फिजिकल एजुकेशन में हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये हम अगर स्टडी करेंगे तो एडोलोसेंट एज में जनरल जो बीमारियां होती हैं घर पे, शुगर, डायबिटीज, बैक पेन, हाइपरटेंशन, ये सारी बीमारियों को स्टडी करेंगे फिजिकल एजुकेशन में। हम योगा, दिनचर्या की बात करेंगे तो वो फिजिकल एजुकेशन में, चिल्ड्रन साइकोलॉजी की बात करेंगे तो फिजिकल एजुकेशन में। तो मैं ये मान के चलता हूं कि जो रेस्ट 85 पर्सनालिटी है वो हमारी फिजिकल एजुकेशन कवर करती है, लेकिन उसकी लैंग्वेज इतनी टफ हुआ करती थी जीवन की इस योगदान को आगे ले जाऊं और बच्चों के बीच में पहुंचाऊं। आपने ये तो बताया कि आप 4:30 बजे उठते हैं, लेकिन सुबह उठने से और रात तक क्या क्या खाते हैं, किस किस तरह से, कितना टाइम खेल को देते हैं, कितना टाइम बच्चों को देते हैं, थोड़ा इस बारे में बात करिए। मैं 4:30 बजे उठ जाता हूँ। 4:30 बजे उठने के बाद 5 बजे तक मैं आराम से वॉक करता हूँ। सिंपल वॉक, वो सभी को करनी चाहिए क्योंकि जब रात में हम सोते हैं तो हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही होती हैं, हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है। जब हम आधे घंटे टहल लेते हैं, नॉर्मल बॉडी होती है, उसके बाद जो नित्य क्रियाएं हैं वो करने के बाद 5:30 बजे तक मैं फ्री हो जाता हूँ। सुबह मॉर्निंग में दौड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि उसके बाद जो मेरी एक्टिविटी है दिन भर खेलने कूदने की, अपनी एनर्जी को मैक्सिमम सेव करना होता है। थोड़ा सा अपने अध्यात्म क्योंकि कंसंट्रेशन, मेडिटेशन लगाता हूँ। 6 बजे लगभग 6:15 पे तैयार होके मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लेने के बाद मैं निकल जाता हूँ अपने ड्यूटी के लिए। वहां जाने के बाद मॉर्निंग प्रेयर, मेरा जाते ही पहला काम है ग्राउंड पे असेंबल होना, बच्चों को असेंबल करना और उनको एनर्जेटिक थोड़ा सा एक्टिविटी कोई भी हल्की सी करवाना। उसके बाद मॉर्निंग प्रेयर वगैरह के बाद बच्चे चले जाते हैं। फिर हम उस दिन की प्लानिंग बनाते हैं कि बच्चे ग्राउंड पे आएंगे तो उन्हें कौन सी एक्टिविटी करानी है, और एक्टिविटी भी ऐसे होनी चाहिए कि बच्चों को पता ना चले कि वो उन्हें कुछ सिखाया जा रहा है, क्योंकि जब भी बच्चों को कुछ सिखाने के नाम पे एक्टिविटी कराई जाती है वो उसमें इंटरेस्ट लेते ही नहीं है। उन्हें ग्राउंड पे अगर कह दिया जाए आज ये खेल खेलना है, खेल आपको डेवलप करने हैं, लेकिन जब वो आपका पर्टिकुलर खेल खेलने पहुंचे और जब वो खेलें तो उन्हें लगना चाहिए कि जो अब तक सिखाया गया था वो हमारा काम आ रहा है, यानी कि ट्रांसफर ऑफ नॉलेज आप कितने बेटर तरीके से कर पाते हैं। तो 2 बजे 2:30 बजे तक मैं बच्चों के साथ एंगेज रहता हूँ। उसके बाद लगभग 3 बजे घर आने के बाद आधे घंटे रेस्ट किया, उसके बाद सेल्फ स्टडी, 2 घंटे के लिए सेल्फ स्टडी,
5:30 के बाद मैं दोबारा टेक अ प्रॉपर बाथ, उसके बाद थोड़ा सा मेडिटेशन। 7 बजे तक मैं हर हालत में जो भी डिनर है वो अपना 7 बजे तक ले लेता हूँ डिनर। उसके बाद टहलना होता है, थोड़ा टहलने के लिए मैंने रखा हुआ है कि दूध लेने जाता हूँ, तो उसके लिए आधे घंटे मेरा बिजी हो जाता है। फिर फैमिली लाइफ, बच्चों के साथ बैठता हूँ 9 बजे तक, और 9:15 तक हर हालत में मेरे घर में सभी लोग बेड पे चले जाते हैं और 9:30 तक सोने के प्रोसेस में आ जाते हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप नेशनल प्लेयर तो रह ही चुके हैं, जैसा मैंने शुरू में कहा था, तो आपने कहाँ कहाँ खेला है गेम ये हैंडबॉल? बेसिक मैंने बताया भी था पहले आपको कि एज ए एथलीट अपना करियर शुरू किया। कॉलेज लाइफ में अपने जितने भी एथलेटिक इवेंट्स होते थे सब में पार्टिसिपेट करते थे। फिर बरेली कॉलेज में आए, गेम हैंडबॉल की टीम का सिलेक्शन होता, ट्रायल हो रहा था। जब मैंने शूट किया हाफ उससे, तो उन्होंने कहा कि ये प्लेयर बढ़िया है, दौड़ता भी अच्छा है, सिलेक्शन हो गया। उसके बाद कॉलेज लेवल पे अलग अलग कॉलेज में खेले, फिर कुमायूं यूनिवर्सिटी में गए। उस बार हमारी टीम भी नॉर्थ जोन में गई थी, तो वहाँ खेले, वहाँ से सिलेक्शन होता गया, स्टेट के लिए हुआ, नेशनल के लिए हुआ। लेकिन डिफरेंट मुझे इस गेम में इतना एंजॉय आता था, एक तो रनिंग गेम है, 30 मिनट्स में आप अपने सब कुछ निकाल के रख देते हैं। इन 90 मिनट्स के गेम में आपकी पूरी एनर्जी यूज हो जाती है, और इसलिए मुझे ये गेम अच्छा लगता है कि और उसमें सबसे कम रनिंग गेम है और सबसे कम इसमें फाउल होते हैं, मतलब रुकता भी नहीं है गेम, कंटिन्यू में रहता है, तो एंजॉय आता है। जी जी। तो कुछ हाइट भी इसमें मैटर करती है कि इतनी हाइट होना चाहिए तभी बच्चा ज्यादा अच्छा खेल पाता है, या हर नॉर्मल हाइट का भी खेल सकते हैं इसमें? हाँ, इस गेम को बेसिकली हाइट बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती, इसमें सबसे ज्यादा जो मैटर करती है शोल्डर, आपके शोल्डर की पावर कितनी है, आपकी रनिंग स्पीड कितनी है, आपकी जंपिंग कितनी है, ये असर करती है। वीकनेस और स्ट्रेंथ तो होती है, देखिए अगर कोई लंबा चौड़ा इंसान है, उसका बॉडी वेट बहुत है, उसकी हाइट काफी है, तो मैटर करेगी, वो ज्यादा करेगा। लेकिन आपको पता, अगर कोई छोटा है तो उसे पता होना चाहिए ये मेरा वीकनेस पॉइंट है, तो दूसरी स्ट्रेंथ है, उसको जंपिंग पावर बढ़ानी चाहिए, अपनी रनिंग कैपेसिटी, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी। तो मैंने दोनों तरीके के लोगों को कामयाब होते देखा है। जो बहुत बॉडी से अगर पावरफुल कहे जाए, लंबे चौड़े तगड़े होते हैं, वो हाफ कोर्ट से खड़े होकर ही शूट कर देते हैं, शूट नहीं रुकता। लेकिन मैंने देखा जो पतले दुबले छोटे होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है, वो अपनी स्किल्स का यूज करते हुए गोल कर लेते हैं। उम्मीद है कि आपने जो बातें दी हैं वो एक संदेश के रूप में भी बच्चे हमारे लेंगे और उससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं, नमस्कार।